ने एडवाइस किया और 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट ने की। सफा भी इंशाल्लाह पार्लियामेंट करेगी। पहले जनरल इलेक्शंस मुतनाज़ा हो गए, उसमें देखें आप लोगों का मैंडेट चोरी हुआ और अब ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का भी यही हाल करने जा रहे हैं। तो हम जमहूरियत के साथ खेल रहे हैं। दो ख़ानदान वसाइल पे मुल्क के काबिज थे, अब जमहूरी इदारों पे और उनके जो ओहदे हैं उन पे भी दो ख़ानदान जो है वो काबिज होने चाहिए। कि ये इलेक्शन गैर आईनी और गैर कानूनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पावर शो के साथ मैं हूँ आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिलाखिर आसिफ अली ज़रदारी साहब पाकिस्तान के दूसरी बार सदर मुंतखब हो गए। इस इंतखाब को इंतहाई मुतनाज़ा करार दिया गया। अपोजिशन की जानिब से बार बार ये कहा गया, उनकी मखसूस नशिस्तों पर डाका डाला गया। उनके मैंडेट पे जो 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम ने उनको वोट दिया, जिस तरह से उसमें रद्द-बदल किया गया फॉर्म 45 को, फॉर्म 47 को, उसके बाद इस असम्बली का जो मैंडेट है, जो हुकूमत साजी हुई है, उसका कोई वजूद नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि इंतखाबात अगर स्टार्ट होते हैं तो इतने इंतहाई मुतनाज़ा वज़ीर आज़म आ गए और सदर साहब के बारे में भी अब यही कहा जा रहा है कि वो भी मुतनाज़ा हो गए कि पीटीआई को उस तरह से उनकी मखसूस जो नशिस्तें थी उस पर उनको उनका हक नहीं मिला। दूसरी जानिब आज जो सदर का इंतखाब हुआ उसमें हमने देखा JUIF के 12 लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। इसमें जमात इस्लामी के एक रुकन थे, उन्होंने भी सदर को वोट नहीं दिया। और इसमें पीटीआई के जो अरकान थे शिबली फराज, एजाज चौधरी, आजम सवाती और GDA के सेनेटर मुजफ्फर हुसैन शाह ने भी वोट कास्ट नहीं किया। ये याद दिलाते चलें कि सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी हुए थे लेकिन उनको वोट डालने की इजाज़त नहीं दी गई। सवाल ये पैदा होता है कि सदर के इंतखाब के बाद क्या वाकई ही पाकिस्तान के अंदर सियासी तनाव बढ़ेगा? अपोजिशन तो पहले से ही तैयार है, वो ये कह रही है कि मामलात अगर पार्लियामान के अंदर हल ना हुए तो फिर सड़कों पे दमादम मस कलंदर होगा। तो इंतखाबात मुतनाज़ा, मैंडेट मुतनाज़ा, इलेक्शन और सदर और वज़ीर आज़म तमाम चीज़ें इस वक्त हमें मुतनाज़ा तरीन दिखाई दे रही हैं। दूसरी जानिब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत किस तरह से निपटने की अब कोशिश करेगी। पार्लियामान में तो वो शायद उनका मुकाबला नहीं कर सकते, अगर वो एहतजाज के लिए निकलते हैं तो सड़कों पे क्या ऐसा मुकाबला होगा? और इसके लिए ऐसी तैयारी भी की जा रही है कि ऐसी खबरें गर्दिश में हैं कि साबिक जो निगरान वज़ीर आला पंजाब थे मोहसिन नकवी साहब, उनको वज़ीर दाखिला बनाने की तैयारियां हो रही हैं। इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि अगर उनको वज़ीर दाखिला बनाया गया, असद कैसर साहब का ये कहना है, तो फिर PTI की जानिब से आप मफाहमत को भूल जाएं, क्योंकि इसकी एक मेन वजह यह है कि निगरान दौर में, उनके दौर में जो जुल्म बरबरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए देखी गई वो सबके सामने रही। ये जिक्र भी करें, निगरानों का अगर जिक्र हो रहा है तो हमारे साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब के बारे में कि इक़्तिदार से पहले जाते ही उनको एक पहला नोटिस मिल गया। वज़ारत हाउसिंग के वो नादहिंदा निकले हैं। काकड़ साहब बतौर सेनेटर एक जो बंगला था मिनिस्टर एनक्लेव में, वो 5 साल वहाँ पे रहे, उसका किराया तकरीबन 60 लाख रुपए है जो उनके ज़िम्मे वाजिब है, अभी तक उन्होंने अदा नहीं किया। उनको इस हवाले से नोटिस भी मौसूल हो गया। ये तो हल्की सी झलक है कि निगरान वज़ीर आज़म जो ही रुखसत हुए उनको नोटिस मिल गए। सदर साहब भी रुखसत हो गए आज, तो आरिफ अलवी साहब का हम जिक्र करते हैं, तो क्या उनकी भी अब तैयारी होगी? उनको भी इसी तरह के नोटिस मौसूल होंगे? और जो ये नई हुकूमत बनने जा रही है इसका नक्शा क्या होगा? शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, सदर साहब आसिफ अली ज़रदारी हैं, तो फिर दोनों जमातों के दरमियान जो हम हमेशा से देखते आए हैं कि एक तरह से नज़रियात नहीं मिलते लेकिन फिर भी एक दूसरे की हुकूमत को वो सहारा दिए हुए हैं। दूसरी जानिब PTI ने इतवार से पूरे मुल्क भर में इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज का फिर नया सिलसिला शुरू करने की कॉल दे रखी है। PTI के इरादों से तो वाज़ेह होता है कि मफाहमत की सियासत तो हमें इस पार्लियामान में दिखाई नहीं देगी और वो अपने मैंडेट के लिए सड़कों पर रहेंगे। आज के प्रोग्राम में इसी पर हम मज़ीद बात करेंगे। कुछ जिक्र होगा सदर के इंतखाब का, पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत का। जी नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और ज़रदारी साहब पाकिस्तान के दूसरी बार सदर मुंतखब हो गए। अपोजिशन इसको मुतनाज़ा इंतखाब कहती है और जबकि हुक्मरान जमात ये कहती है कि ज़रदारी साहब का सदर मुंतखब होना जमहूरियत के लिए एक बड़ी रोशन शमा है। लेकिन देखते हैं अगले आने वाले चंद दिनों में हालात पाकिस्तान के कैसे रहते हैं। क्या अपोजिशन को साथ मिलाकर सिस्टम को चलाने की कोशिश की जाएगी या अगर सख्ती की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तो फिर मामलात हमें कहाँ दिखाई देंगे? अभी भी एहतजाजी तहरीकों का सिलसिला
शुरू हो चुका है, इतनी बड़ी अपोजिशन को हुकूमत कैसे संभालेगी, इसी पे मजीद हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब शाहिद खटक साहब, रुकन कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करक से, आपको वेलकम कहते हैं। सेनेटर आजिज धामरा साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमाएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से, दोनों मेहमानों को वेलकम कहते हैं आज के शो में। शाहिद खटक साहब, आज का इंतखाब कैसा देख रहे हैं आप? इसको मुतनाज़ा कह रहे हैं आपकी जमात, लेकिन अचक ज़ई साहब को मैंने सुना उन्होंने कहा एक लिहाज से अच्छा इलेक्शन था, ना कोई वोट बिका ना खरीदा गया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, चूँकि पहली दफ़ा मैं आपके प्रोग्राम में आया हूँ। तो देखिए जी, इलेक्शन जो है, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, हमारा एक मौक़िफ़ है कि जितने MNAs इस टाइम मुस्लिम लीग नून के, MQM के और पीपल पार्टी के कुछ छोड़ के, क्योंकि आप सच्ची बात करेंगे, जरूरी नहीं कि हर बात पे हम क्रिटिसिज्म करें। ये सारे फॉर्म 45 में हार गए थे, रातों रात फॉर्म 47 में इनके वोट लिखे गए हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो जीते हुए थे उनके वोट्स उनके खाते में डाल दिए, और जो हारे हुए थे वो हमारे खाते में डाल दिए। तो इन्होंने जो हलफ लिया एज अ कौमी असेंबली का मेंबर, फ्रॉड वहां से शुरू हो गया। तो जब एक MNA इलेक्ट ही नहीं है, उसके पास मैंडेट ही नहीं है कौम का, तो कैसे ये इलेक्शन ठीक हो गए? कैसे प्रेसिडेंट सही इलेक्ट हो गया है? कैसे प्राइम मिनिस्टर सही इलेक्ट हो गया है? तो दानली तो चले रूटीन की चीजें, वो तो होती रही है इस मुल्क में, लेकिन नहीं समझ आ रही इसको दानला बोले, इसको क्या बोले, मैं खुद समझ नहीं आ रही कि फॉर्म 47 के जरिए MNAs को बनाया गया, उनके जरिए वज़ीर आज़म इन्होंने मुंतखब कराया, और आज इन्होंने प्रेसिडेंट मुंतखब कराया उन चोरी शुदा वोटों के जरिए जिनके पास मैंडेट नहीं, उसको प्रेसिडेंट बनाया। तो हम कैसे माने? ना कौम मानती है इसको प्रेसिडेंट, ना प्राइम मिनिस्टर मानती है, ना हम मानते हैं। आप इस इलेक्शन को नहीं मानते? नहीं, ये इलेक्शन है ही नहीं। बिल्कुल, आप क्या सिलेक्शन है? आप पता नहीं, मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि इसको हम बोले क्या। सिलेक्शन तो चले 1 8 2 3 4 5 सीटें चलो चोरी रूटीन में होती रही है। जितने भी इंतखाबात हुए हैं पाकिस्तान में, तमाम के ऊपर तनाजात रहे, ये नहीं कि 2018 के इलेक्शन के ऊपर किसी को क्वेश्चन नहीं थे, कुछ हुए भी होंगे, लेकिन ये कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि फॉर्म 47 में डायरेक्टली अगर आप भी सलाम दुआ वहाँ पे रखती तो शायद आपको भी MNA बना देती। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं, हम इसी सीट पे बेहतर है, ज़्यादा जो डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। आजिज धामरा सर, आपको भी वेलकम कहेंगे डिस्कशन में। आज के इंतखाब को आप कैसे देख रहे हैं? PTI नहीं मान रही इस इंतखाब को, मुतनाज़ा इंतखाब हो गया, फॉर्म 45 47 में जिस तरह रद्द-बदल किया गया, आपके सामने भी है, तमाम हकीकत आपके सामने मौजूद है, उनको खुद भी इसके जरिए हराया गया है। हाँ, वो भी बिल्कुल अभी उन्होंने कुछ देर पहले बताया। तो ये आप मानते हैं आज के इलेक्शन को कि क्या वाकई एक क्लियर मैंडेट मिला है ज़रदारी साहब को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आसमा, पाकिस्तान में होने वाली तमाम इलेक्शन 70 को छोड़ के बाकी तमाम इलेक्शन पर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। जो हिस्ट्री बता रही है, हमारी तो वो उम्रें नहीं थी उस वक्त पार्लियामेंट के हवाले से, जो हिस्ट्री बताती है और जो आज के जो अभी इलेक्शन और आज के भी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं उस पर क्वेश्चन मार्क है अपनी जगह पे। मगर इशू ये है कि ये एक मुल्क है, या तो हम कहें कि जी हम इस मुल्क को नहीं मानते, उस मुल्क के इदारों को नहीं मानते, इस मुल्क की जुडिशरी सिस्टम को नहीं मानते, फिर तो बात ठीक है कि आप छोड़ दें, सारे सिस्टम से बाहर आ जाएं। मगर मेरे साथ, मैं खुद विक्टिम हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मैं प्रॉपर फोरम पे गया हूँ, वो सुनवाई 1 साल तक होती है, 2 साल तक होती है। आपको भी पता है माजी में भी 5 साल हो गए, पिछले जो हल्के खुले थे अभी तक उनके रिजल्ट नहीं आए। डिप्टी स्पीकर जिसने नेशनल असेंबली तोड़ी थी, वो कासिम सूरी की बात, कासिम सूरी साहब, वो स्टेप पे थे ना, कितने हजार वोटों का क्वेश्चन मार्क था, मगर बावजूद PTI ने उसको डिप्टी स्पीकर बनाया और उसी के हाथों फिर वो असेंबली का खात्मा भी करवाया। ठीक है, ये माजी का किस्सा है। हमें प्रॉपर फोरम पे जाइए। देखें, ये इंडिविजुअल केस नहीं है, ये हर हल्के के अंदर, मिसाल के तौर पर मैं अगर कहूं कि आज के इंतखाब को अगर PTI नहीं मान रही, उन्होंने तो पार्टिसिपेट किया है, उन्होंने तो वोट दिया है। आज वो कह रहे थे बैरिस्टर अली जफर, सुबह मैंने सुना वो कह रहे हैं एहतजाजन हम मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, हमारे रिजर्व सीट शामिल थे। ठीक है, मैं ये पूछती हूँ जरूर धामरा साहब से। मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि किस हल्के में, किसी हल्के में मुझे किसी पे एतराज होगा, किसी हल्के पे मुझे किसी के खिलाफ एतराज होगा। ये एक प्रोसेस है सिलेक्शन का कि हम ये कहें कि A to Z इलेक्शन को कोई सही मान के एतमाद कर ले, ये मुमकिन नहीं है इस मुल्क के अंदर। ये बड़ा सच है,
जो हमें बोलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप एहतजाजन इलेक्शन का हिस्सा बन रहे हैं तो आप उस प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि हम इसको नहीं मानते मगर आप वोट देते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर केपीके के अंदर एक पार्टी की हुकूमत बन रही है जो इस पूरे निजाम पे क्वेश्चन मार्क कर रही है, 2 इलेक्शन कमीशन तो नहीं थी ना, एक मुल्क में 2 निजाम भी नहीं है, रियासत भी एक है, बिल्कुल, तो एक सूबे में होने वाली इलेक्शन ठीक, बाकी सूबों में होने वाली इलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क हो सकते हैं। एक मिनट ऐसा नहीं, मैं पूरे सूबे की बात करूंगा, मैं पूरे सूबे की देखिए, मैंने अल्लाह अकबर, मैंने आप बताएं, मैंने ये नहीं कहा, मैं बैसी तहरीक इंसाफ आपको ऑफर करता हूं कि हल्का बताएं। मैंने ये नहीं कहा मैं हल्के का नहीं जाना चाह रहा भाई, मैं कौन होता हूं? मैं तो कह रहा हूं कि मुझे आपके खिलाफ उस प्रॉपर फोरम पे जाना चाहिए, आपको भी प्रॉपर फोरम पे आना चाहिए। आप मैं खैबर पख्तूनख्वा में जो हल्का ये चाहेंगे हम मैं जनरली बात कर रहा हूं। देखिए इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार रहा है। पीपुल्स पार्टी की अक्सरियत कहां से जीती है? सुबह से। मैं भाईजान से ये पूछना चाहता हूं कि कराची हैदराबाद को छोड़ के बाकी सूबे में आपके कितने कैंडिडेट थे? 21 हमारी सीटें तब्दील कराई गई। कराची की बात हम जीते हुए हैं। एमक्यूएम को सर वैसे ये भी तो मान रहे हैं एमक्यूएम को मैंडेट दिया गया, मैं सवाल करना चाह रहा हूं कि ये मामला टॉक शो में हल होंगे तो और कहां जाएं? नहीं तो आप कहें कि जुडिशरी को नहीं माना। आज आपकी जमानतें हो रही हैं, बड़ी तेजी से जमानत जुडिशरी ले रही है, आपको इत्मीनान करना चाहिए उस पे। लेकिन आप समझते हैं जुडिशरी वाकई इनके साथ है धामरा साहब? जैसे ये बहुत सारे होना चाहिए, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जिस तरह जमानतें मिल रही हैं बड़ी तेजी से, खुशाइंदा बात है कि जुडिशरी तरफ से आज आपकी एक रुपोशी खत्म हो रही है। कैंडिडेट फरमा रही थी कि अगर इंसाफ आप बराबर नहीं कर सकते तो जुल्म को बराबर करें। वो ये फरमा रही थी कि जो जितना जुल्म पीटीआई पे हुआ है उसका बराबर। 45 साल हो गए हमें भुट्टो साहब के केस पे सिर्फ ये डिक्लेयर कराने के लिए कि जुडिशरी मर्डर था। वो भी बड़ी देर होगी सर। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला इलेक्शन था। हम रूपोश थे, हमारे पोलिंग एजेंट्स को नहीं, बिल्कुल निशान तक नहीं था, निशान नहीं था हमारे पास। हमसे निशान लिया गया इलेक्शन के आखिरी दिन जब निशानात अलाट हो रहे थे। हमें जल्द से जुलूस, आप मेरे डिस्ट्रिक्ट कर के आप वीडियोस उठा के देख लें कि आप हैरान होंगी कि मैं इलेक्शन का जलसा मैंने अनाउंस किया, मैं खुद नहीं जा रहा, मेरे वर्कर के ऊपर गोलियां चला रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह पंजाब में हमारे उम्मीदवारों के साथ क्या 8-9 महीने हम एक आग का दरिया उबूर करके आए हैं। और रही बात इलेक्शन के हवाले से, जी मैं खुद इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि 2018 के इलेक्शन में जरूर तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया था कि फॉर्म 47 में मेरे वोट उसको लिख दे और इसके वोट उसको लिख दे। अभी कौन सी जमहूरियत की बात कर रहे हैं? जमहूरियत में तो ताकत अवाम होती है। जी बुनियादी तौर पे इलेक्शन कराने का मकसद इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लेके आना था। बिल्कुल सियासी इस्तेहकाम आएगा, आपकी मईशत बेहतरी की तरफ जाएगी, आपकी मईशत बेहतर होगी, आपके आम लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा होगी। जब तक इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी? बिल्कुल वो भी एक सवाल है। लेकिन ज़रदारी साहब कहते हैं मफाहमत के बादशाह हैं, हालात बेहतर होंगे उनके आने से। मैं आपकी करेक्शन करता हूं, मैं आपकी करेक्शन करता हूं। वो मफाहमत के बादशाह नहीं है, मफादात के बादशाह हैं। जी धामरा साहब, आपको लग रहा है हालात बेहतर होंगे? मेरे ख्याल में जरदारी साहब ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिसने एक आमिर को निकाला, और इस बार एक ऐसे प्रेसिडेंट को निकालेंगे जिसने असेंबली तोड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की, और बंदियाल साहब थे उस टाइम। बंदियाल साहब, मैं अगेन कह रहा हूं कि उस टाइम बंदियाल साहब थे, वो एक पार्टी के कारकुन ज्यादा, वो 16 साल पहले एक शख्स से ओथ नहीं ले रहा, मगर अब ले रहा है, इसलिए बड़ा कंट्रोवर्शियल प्रेसिडेंट रहा है। और जहां तक आपने मुफादात की बात की, बिल्कुल हम मुफादात पाकिस्तान के मुफादात के लिए, हम पाकिस्तान के मुफादात के लिए आते हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के मुफादात के लिए आप IMF को खत लिख रहे हैं, IMF को सड़कों पे सीट देंगे, मेरा नाम तब्दील कर देना, मैं शहबाज शरीफ। हमने देखा पाकिस्तान की सियासत का हुस्न देखा, पेट फाड़ के पैसे निकालेंगे
चलाएंगे, करेगी? किसने बोला था? IMF से तो हम पैसे लेंगे ना, बोला था? IMF से हम पैसे लेंगे, उसमें हम इकोनॉमी को चलाएंगे, ये फैक्ट है। क्या बोला था? वो इलेक्शन पार के पैसे निकालेंगे, सड़कों में सीट लेंगे। आज हमने पाकिस्तान के मफादात के लिए इसको जमहूरियत का हुस्न कहते हैं आप। नहीं, इन्होंने एक बात ठीक है, मैं एग्री करता हूं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं मैं एग्री करता हूं, मैं एग्री करता हूं, मैं PTI से एग्री करता हूं, मुखालफत अपनी जगह। इन्होंने कहा कि वो मुफादात के बादशाह हैं, पाकिस्तान के मुफादात के बादशाह एक ही हैं, वो आसिफ अली जरदारी है। ठीक, खत्म हो गया इनका। पाकिस्तान के मुफादात के लिए जरदारी साहब ही हैं। ठीक, मैं बोलूँ आगे? हाँ बुलाएं। जी जी जी, देखिए इनकी आप अगर आप क्लिप्स हो खुदा के लिए, हाँ नहीं वो हमने सुने हैं, वो उन्होंने कहा लड़कियां की सड़कों पे घसीटेंगे, लक्ष्मी चौक पे फांसी देंगे, ये जो माजी का वो शहबाज शरीफ साहब जो फरमा रहे थे। आज किसको वोट दिया है PTI ने? आज किस शख्स को वोट दिया है PTI? महमूद खान अचकज़ई, महमूद खान। हम तो मुफादात है ना, हम तो मुफाद परस्त हैं। आप क्या? आसमा ये मुझे नहीं बोलने देगा, पर नहीं चले आप बोलिए, आप अपनी टर्म पे बिल्कुल आप जरूर बात करें। मौलाना फजल रहमान को क्या? जी देखें, मौलाना फजल रहमान PDM का सरबराह बना, किसने बनाया? कौन साथ थे उनके? हम थे, इन्होंने इस्तेमाल किया। आज फजल रहमान के साथ ना हमारी दोस्ती है, ना यारी है, ना इत्तेहादी है। दुख साझा है आप दोनों का, दुख एक है, वो उनका भी यही है कि गांधी से हराया गया। उनका मौकिफ इलेक्शन के हवाले से जो हमारा मौकिफ है, उस मौकिफ पे फजल रहमान भी बोल रहा है। और वो क्या कह रहा है कि जी दांधली ज़दा इलेक्शन है, सारे जाली MNAs हैं, और वो अपनी तकरीरों में कह रहा है कि लोगों ने वोट तहरीक इंसाफ को दिया है, मैंडेट तहरीक इंसाफ और इमरान खान का है। तो इन्होंने एक तो मैंडेट चोरी कर लिया, ऊपर से हमें भाषण दिए जा रहे हैं जमहूरियत के। तो ये तो जमहूरियत ना हुई। जमहूरियत में जमहूर की ताकत अवाम होती है। आपने अगर राइट ऑफ वोट आप अपने पब्लिक से ले रहे हैं, आप अवाम से उनके वोट का हक छीन रहे हैं, और इधर पार्लियामेंट में आप गैरों को लेके आ रहे हैं। और सबसे जो दुखी बात है, कल ख़वातीन का आलमी दिन था। बिल्कुल बिल्कुल, सियासी कैदी, मैं इसी पे आने वाली थी, ख़वातीन मौजूद है जेलों में। आलमी दिन के हवाले से होना तो ये चाहिए था कि ये पार्लियामान, ये तो चूंकि ज्यादा जमहूरियत पसंद है, जमहूरियत तो शुरू इन्हीं से होती है। कल इनको खड़ा होकर इस बात के ऊपर इनको बात करनी चाहिए थी कि जी ये तहरीक इंसाफ का मैंडेट है, ये MNAs जो हैं ख़वातीन की मखसूस नशिस्त है, ये तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसल का जो राइट है, बोले बिल्कुल अपने मफादात के लिए खामोश। जब इनके मफादात को नुकसान पहुंचता है कि जी जमहूरियत को नुकसान हो रहा है, क्या ये जमहूरियत होना चाहिए था? जमहूरियत जिस जमात का हक है उन्हें लेनी चाहिए। पीपल्स पार्टी को मैदान में शायद नहीं आना चाहिए। हम आपकी जमात के बारे में बात करते हैं, जमहूरी जमात है, PMLN आ गई, ठीक है, MQM आ गई, तो आपको आना चाहिए था मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए क्या? क्योंकि इनका मैंडेट था, वो तो क्लियर कट इनको मिलना चाहिए। इन्होंने मौलाना साहब की स्टेटमेंट्स को कोट किया है ना। मौलाना साहब का मैंडेट कहाँ चोरी हुआ है? आप ये बताएं कि 2008, 13, 18 का नहीं कहा उन्होंने, स्पेसिफिक नहीं कहा, उठा ले। मौलाना साहब का मैंडेट कहाँ है? मौलाना साहब का मैंडेट 2008, 2013, 2018 की असेंबली में उठाएं। सिंध में कितनी सीटें हैं? 0। पंजाब में कितनी सीटें हैं? 0। वो मैंडेट चोरी की बातें कहां कर रहे हैं? आज भी उसके सीटें ज्यादा हैं, इनके इत्तेहादी आज भी उनकी ज्यादा। अल्लाह हमें उनके इत्तेहाद से बचाए। तो देखें, बाकी में माफी मांग रहे हैं, उनके इत्तेहाद से बचाए। उनकी चोरी हुई की सीटें उनको दे दें, उनकी चोरी हुई की सीटें उनको वापस करें। बिल्कुल, हम ऑफर करते हैं, वो हल्का बताएं, नंबर बताएं, जिधर वो कहेंगे एक ही सूबे में मैंडेट चोरी। आपने बात की ना मखसूस सीटों, ऑफर करें, मैं ऑफर कर रहा हूं अपने पार्टी के। देखें, जहां तक मखसूस, अब मैं आता है खवातीन के हुकूक की अलमबरदारी पे, जवाब में आता हूं खवातीन के हुकूक की अलमबरदारी। सियासी कैदी देखें, ईद की रात को 12 बजे जेल टाइमिंग होता है किसी कैदी को अंदर जाने के लिए और बाहर लाने के, जमानत पे लाने के लिए। किसने खवातीन को घसीट के जेलों में डाला था? और दूसरी बात, मखसूस सीटों पे आ जाए, किसने डाला? आपने। वो फरियाल तालपुर साहब की बात करें, कौन सी हुकूमत थी? कौन प्राइम मिनिस्टर थे? किसने डाला? किसने प्राइम मिनिस्टर थे? हमने डाला था। कौन प्राइम मिनिस्टर थे? कौन प्राइम मिनिस्टर थे? रात को 12 बजे कौन सी अदालत खुली थी? रात को अदालत कौन सी अदालत ने ऑर्डर दिया? रात को 12 बजे कौन सी अदालत खुली हुई थी? कौन सा जेल खुला हुआ था? जेल मैनुअल के तहत भी आप जेल ऑफ होता है 5 बजे के बाद। और दूसरी आपने बात की ना कि खवातीन मेरे ऊपर है, जिसके ऊपर भी फेस कर रहे हैं, खवातीन की निशस्त का जवाब देते। खवातीन वाला वो जरा देखें, आपसे जिस पार्टी में जम होया आप
उस पार्टी के सरबराह इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लियामेंट के उसूल के तहत एक भी सीट नहीं है जहां पर आप शामिल हुए हैं। सर बाप पार्टी को मिल गया, बलूचिस्तान में बाप पार्टी 2019 में मिला था, वो लिस्ट दी है 2019 सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की लिस्ट है इलेक्शन कमीशन के पास, लिस्ट है बाप पार्टी को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की लिस्ट है इलेक्शन कमीशन के पास, लिस्ट है इलेक्शन चलिए कमीशन अगर के पास। ये सुप्रीम कोर्ट मैं जाते हैं, वहां आपसे से ये अगर इन्हें पूछना मिल चाहता जाती हूं कि कानून और आइन के तहत हर पार्टियों को एडवांस में लिस्ट देनी होती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की लिस्ट है इलेक्शन नहीं थी, लेकिन पार्लिमानी पार्टी तो है ना। पार्टी की सर थी, पार्लिमानी तो पार्टी पार्टी की थी। नहीं थी ना, आपने चैलेंज की है। एक मिनट, आप कानून में पार्टी लचक को है, आपने अगर चैलेंज की कोई है, भी जमात हमें अभी भी शौक नहीं है, आजाद पार्लिमानी मैं- पार्टी का हिस्सा बनते हैं तो देखिए, फिर हमें अभी पार्लिमानी भी पार्टी शौक है, नहीं उसको है। निश्चित मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट आज ऑर्डर कर दे वो सीटें इनको मिलनी चाहिए, मगर दे गलती देंगे। इनकी है, गलती इनकी है। नहीं हमारी करेंगी गलती- तो गाड़ी आगे निशान चली हमसे जाएगी, छीन लिया गया। ट्रेन में लेट सुप्रीम कोर्ट ने आएंगे तो हमारे आपसे ट्रेन निकल जाएगी। जी, अगर देखिए, आप लेट आएंगे मसला स्टॉप पे गाड़ी निकल जाएगी। मसला कहां से बना? मसला बना जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जी जी खिलाफ, बिल्कुल, निशान छीना गया और निशान उसके छीना बाद गया, सारा मामला, उसके बस बाद ये 2 मिनट। सारा मामला बन गया। ठीक। अभी जी देखिए, बाप पार्टी को नशिस्तें मिली खैबर पख्तूनख्वा में, ठीक, वो ठीक है। अभी अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जी हमारे 92 हमारे MNAs इलेक्टेड, फॉर्म 45 वाले, 47 वाले नहीं, ठीक 92 सीट्स है जो हमारा ड्यू राइट है। सही। इसी तरह पंजाब में हमारे 100+ सीटें हैं, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में 90 सीटें हैं, इसी तरह सिंध में हमारी 8-9 सीटें हैं, बलूचिस्तान में बिल्कुल जो है आपका जो है जो हमारा ड्यू राइट बिल्कुल है, है। हमें मिलना मिलना चाहिए। चाहिए। अच्छा अभी मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। उन हमारे कैसे मेंबर- मिलेगा? उन मेंबर्स कहाँ से मिलेगा? टॉक शो में? उन मेंबर्स को वोट ऑफ राइट दिया गया। ओ भाई नहीं आपको दिया गया। सियासत करना नहीं दिया गया। आप हमेशा जरदारी डिलेट सदर एक्सप्रेस बन में गए, चलते हैं, गाड़ी निकल जाती है, बाद में स्टॉप पे आते हैं। प्रेसिडेंट बन बन गए, वो तो गए, चले शहबाज बन शरीफ गए। प्राइम मिनिस्टर प्राइम बन मिनिस्टर। गया, हाँ, आपको स्पीकर कराची बन जाना गया। है 7 वाली फ्लाइट पे, आप एयरपोर्ट पे पहुंचेगी, बोर्डिंग होगी तो जहाज में बैठेंगी ना। लेकिन चले इनकी ये resolution क्या बात है, तो जहाज निकल मैं जाए आप- और आप भी आए आसमान, आपको गाली। रोएंगे, अच्छा, याद रखें, रोएंगे। आखिरी बात, ये मेरी बात है, ये ऑन रिकॉर्ड हम तो आपको दिलासा देने वाले हैं, पीपुल्स पार्टी नहीं रोएगी। हमने तो वैसे वो बर्दाश्त आपको कर लिया, पार्टी नहीं रोएगी। हमने एक- बर्दाश्त एक- कर लिया नहीं है, आपको। हमने आपने बर्दाश्त कर ज्यादा लिया, नहीं बर्दाश्त किया है, करेंगे। 77,000 कोड़े खाए हुए हैं, फांसियां हैं, वो आज नहीं है आपके साथ, वो हमारे साथ हुआ है। सियासी कैदी, ठीक है, मैं अल्लाह सियासी माफ करे, कैदियों पे आ इस रही हूं, मुल्क में ऐसी सियासी कोई कैदियों पे practice जरा। चले। एक मिनट, ये अल्लाह माफ करे कि आपके साथ फांसिया जो हमसे सही। हुई है, ज़ियाउल हक ने दी अल्लाह थी। माफ करे जो ज़ियाउल हक ने दी थी। बिल्कुल। जो हमसे नवाज हुई शरीफ वो क्या आपसे लगता है ज़ियाउल हक का? रूहानी बेटा हम इस- रूहानी बेटा है। आज किसको वोट दे रहे हैं? नवाज शरीफ साहब को दिया है? और उन्होंने किसको दिया है? बिल्कुल दे रहे हैं। जरदारी साहब इस को। ये मुल्क के उसूल है। सिस्टम को चलाने के लिए ये उसूल है। हम तो कह रहे हैं। रूहानी हम तो कह रहे बेटा हैं, जब ज़ियाउल हक का बुशरा बीबी के जिसके खिलाफ ऊपर केस भुट्टो आया, साहब हमने के मजम्मत कत्ल की। का मेरे लीडर ने मजम्मत जी, की। मुझे कंप्लीट मेरे करने दे। लीडर ने अब मजम्मत जितना की। बोले मुझे कंप्लीट करने दे। आसमा में मैं अच्छा वो उन्होंने जाना है, मैं आखिरी एक मिनट, ये सुन के अच्छा चले वो सुन जाए। के जाए आप जी उनकी जी जरा। मैं सुनो। नवाज शरीफ ज़ियाउल हक का रूहानी बेटा ठीक था, है, ठीक है। बिल्कुल। नवाज शरीफ की आप ज़ियाउल हक के हवाले से स्टेटमेंट उठा के देख लें। साहब क्या थे? उसके बाद हमारा तो इतिहाद है ही नहीं। मैं तो अनेर कह रहा हूं कि नहीं करना कोई क्यों इतिहाद, गए उनके पास? ये- नहीं कर रहे हैं, इतिहाद है ही नहीं। क्यों वो तो गए? वैसे मिलने गए हैं। अच्छा नहीं पहले है। आप क्या कहते थे? ये धांधली नहीं हुई है। है, क्या तो कहते आप थे? आए पहले हैं, आप पे अपनी धांधली माफी है। मांगे, फिर हमारे ऊपर तनकीद करे दें। जी देखे, फिर हमारे ऊपर जी देखे, हमारा ना इमरान खान के कत्ल का कोई दावा है फजल रहमान के ऊपर। चले मैं ना- 1 मिनट उनका शुक्रिया अदा कर दूं। बहुत बहुत कर शुक्रिया लेंगे। आजिज धामरा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने अगले टॉक you शो में very जाना है और बिल्कुल आप इतने अरसे बाद हमारे साथ आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको क्या लग रहा है, सियासी कैदियों की बात होती है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, मुझे याद है अपनी तकारीर में बहुत बारहा कहा कि सियासी कैदी नहीं होने चाहिए उनकी हुकूमत में। आपको लगता है खान साहब के लिए पीपल्स पार्टी कोई रिलीफ दे देगी आपको? ज़रदारी साहब सियासी कैदी कहेंगे कि नहीं होने चाहिए, ऐसा हो सकता है क्या? जी देखें, पीडीएम की हुकूमत थी पिछले 16, 17, 18 महीने, तमाम कैद बंद की सोबतें हमने इनकी हुकूमत में बर्दाश्त की हैं। इन्होंने फेक फायर्स कराएं, ये सारे मुलविस थे बशमूल पीपल पार्टी, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो। हमें इनसे कोई रिलीफ नहीं चाहिए। अच्छा। हम अपने केसेस खुद अपने अदालतों में हम लड़ेंगे और हमें अपनी जुडिशरी के ऊपर ये एतमाद है कि वहां से हमें रिलीफ इस मिलेगा। हुकूमत से इंसाफ की तवक्को जी नहीं है हम आपको? हम चाहते नहीं है इनसे। ये तो इनकी क्या औकात है? ये होते कौन है? इन बेचारों को तो जबरदस्ती लाया गया है, जबरदस्ती बिठाया गया है, इनके जो निकाह पढ़ाया गया है वो कहीं और से पढ़ाया गया है। आपको लग रहा है इनके पास फैसला साजी की कुव्वत नहीं है, ये जी। खुद से फैसले आजाद नहीं कर सकते? कभी भी जी देखिए, कमिश्नर रावलपिंडी ने जो तकरीर की वो किसके कहने पे की थी? जी कौम को पता है कि कराने वाले और करने वाले कौन है। ठीक।
یہ 90 کی دہائی نہیں ہے, یہ 2024 ہے, سوشل میڈیا کا اور میڈیا کا دور ہے. ادھر سے ان کو بلیک میل کرایا. مسلم لیگ نون کیا یہ حکومت چاہ رہی تھی؟ ان کو پتا تھا کہ اس حکومت میں بیٹھ کے ان کے جو 18 سیٹیں ہیں نا, اگلے 6-7 مہینے بعد ان کی 18 بھی نہیں بچیں. آپ کو لگ رہا ہے ایسا ہی یہ ہوگا؟ بہت بہت شکریہ, میرے پاس وقت کی کمی ہے. بہت بہت شکریہ شاہد خٹک صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہ کہتی ہے کہ یہ حکومت سے, اس حکومت سے کسی قسم کی انصاف کی ان کو توقع نہیں ہے. اور خیر پیپلز پارٹی کی صدر صاحب تو آ گئے, زرداری صاحب, اب دیکھتے ہیں آگے معاملات کیسے جائیں گے. بالآخر آصف علی زرداری صاحب ایک بار پھر دوبارہ سے پاکستان کے صدر بن گئے, اور اس انتخابات کو اپوزیشن کی پارٹیوں نے کہا کہ انتہائی متنازع انتخابات ہیں, کیونکہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں دی گئیں, الیکٹورل کالج اس طرح سے پورا نہیں تھا, لیکن پھر بھی یہ انتخاب ہو گیا. پیپلز پارٹی بہت خوش ہے, پی ایم ایل این کے طرف سے ایک مشترکہ امیدوار تھے. زرداری صاحب صدر تو بن گئے, بہرحال صدر کی پاور اتنی زیادہ نہیں ہے کہ پاکستان کی سیاست پر اس طرح سے اثر انداز ہو سکیں جس طرح سے پرائم منسٹر یا وزراء اعلیٰ ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی مفاہمت کے بادشاہ کہا جاتا ہے زرداری صاحب کو. تو کیا واقعی وہ پاکستان کی سیاست پر اپوزیشن کے لیے کوئی نیک شگون ثابت ہوں گے؟ اسی پہ مزید ہم بات کریں گے, کچھ سیاسی تجزیہ بھی لیں گے. ہمارے بہت ہی محترم ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب امتیاز عالم صاحب, سینئر صحافی ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں, ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. جناب عامر ضیاء صاحب سینئر صحافی ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. دونوں مہمانوں کو ویلکم کہتے ہیں آج کے شو میں. امتیاز عالم صاحب, سر آج کا جو صدارتی انتخابات آج ہوئے ہیں آپ نے دیکھے, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اچکزئی صاحب یہ شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیے کہ بلوچستان سے ایک ووٹ ان کو نہیں ملا. ڈاکٹر عبد المالک ان کو ووٹ دے سکتے تھے, وعدہ بھی کیا تھا, لیکن ووٹ نہیں ملا. دیکھیے اچکزئی صاحب بہت سٹرونگ کینڈیڈیٹ تھے, اور لیکن وہ جس طرف تاریخ کے جس سائٹ پہ کھڑے ہیں وہ پاکستانی ریاست سے وہ لگا نہیں کھا رہی یا متصادم ہے. اور زرداری صاحب جو ہیں وہ اب جس پوزیشن میں بیٹھے ہیں ان کے صدر بننے کا سے کچھ امکانات کھل سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر سیاسی فہم و تفہیم پیدا کرنا ہے یا نیشنل ریکانسیلیشن جسے کہتے ہیں وہ کرنی ہے, اس کے لیے کچھ اعتماد سازی کے اقدامات ہیں, یا یہ کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ایک نیا چارٹر بنانے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ تو سوشل کانٹریکٹ تو جو 73 کے آئین والا ہے اس کی تنسیخ ہو گئی ہے, اس کی وہ ڈائلیوٹ ہو گیا ہے, ختم ہو گیا ہے. تو اگر آپ نے سوشل کانٹریکٹ کو ریوائیو کرنا ہے, نیو سوشل کانٹریکٹ کرنا ہے, تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح زرداری صاحب نے لاسٹ ٹائم صدر ہوتے ہوئے 18ویں ترمیم کی تھی اور اس کے ساتھ باقی اصلاحات ہوئی تھی. تو اس بار لیکن فرق یہ ہے کہ پچھلی بار جب وہ صدر تھے تو گیلانی صاحب ان کی پارٹی کے پرائم منسٹر تھے اور ان کی میجورٹی تھی قومی اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں. اب کی بار وہ جونیئر پارٹنر ہیں نون لیگ کے ساتھ, جسے خود میجورٹی حاصل نہیں ہے اور جس کے سامنے پی ٹی آئی ایک بڑی زبردست عوامی سپورٹ کے ساتھ کھڑی ہے. اور اس سارے پروسیس پہ جیسے کہ صدارتی انتخاب پہ سوال اٹھ رہے ہیں بیکاز آف یہ جو نتائج جس طریقے سے آئے یا جس طرح سے نتائج بنائے گئے ہیں, کیونکہ لوگوں کو بڑا واضح فرق نظر آ رہا ہے اس وقت کہ کس طرح انتخابی نتائج بدلے گئے ہیں. اگر وہ سامنے رکھے جائیں تو بڑے بڑے برج الٹ جاتے ہیں. وہ ووٹ کو عزت دو کی جگہ نواز شریف کیا کہیں گے, جو اب خود ان کے حلقے میں لاہور کے جس طرح کے فارم 45 میں نے دیکھے ہیں, تو اس کے بعد کیا کہا جا سکتا ہے کہ ووٹ کی عزت کے ساتھ کیا اثر ہوا ہے. بالکل بالکل. تو یہ تو ایک پاکستانی سیاست کا آپ نے نیا حسن سر دیکھ لیا نا, کہ کیسے تبدیلی ہم نے دیکھی اور ڈائنامکس الیکشن کی وہ چینج ہوتی ہمیں دکھائی دی. عامر ضیاء صاحب آپ سر کیا کہیں گے اس پہ؟ جیسے امتیاز عالم صاحب فرما رہے تھے, زرداری صاحب ہم ان کے بارے میں ایک مجموعی تاثر یہ ہے کہ ایک مفاہمت کے بادشاہ ہیں, اگر وہ صدر بن گئے اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, ایک پیپلز پارٹی ہو گئی, دوسری جانب پی ایم ایل این ہو گئی, اور پی ٹی آئی تو پھر بھی اب اپوزیشن کا حصہ ہے, لیکن ایک متنازع باتیں بار بار ہم سن رہے ہیں. انتخابات دھاندلی زدہ تھے, بے ضابطگیاں ہوئیں, مخصوص نشستیں نہیں ملی, پھر بھی صدارتی انتخاب ہو گیا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ سارا پروسیس ہی کیا متنازع ہو گیا ہے پاکستان کے اندر اس وقت؟ ایک تو دلچسپ بات یہ کہ ہمارے ملک میں ایسے مطلب ٹائٹل دے دیے جاتے لوگوں کو اپنی مرضی سے کہ کوئی
जमहूरियत का चैंपियन बन जाता है और कोई मुफाहमत का बादशाह, ज़ाहिर उनके चाहने वाले करते हैं। लेकिन असल चीज़ ये होती है कि जी आपका जो कॉल और फेल है उसमें कितना मतलब है हम आहंग है, उसमें कितना तजाद है। तो ज़ाहिर है कि ज़रदारी साहब को खुदा ने दूसरी मरतबा एक मौका दिया है, बहुत बड़ा मौका है कि वो सदर बने हैं, तारीख खत्म की उन्होंने सेकेंड टाइम इलेक्ट होकर एक गैप के बाद। तो पहली मरतबा भी कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि वो एकदम सदारत के ओहदे पर आ जाएंगे। इस बार भी आप देखें चंद माह पहले तक किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि चीजें इस तरह से डेवलप होंगी। तो खैर उनकी खुशकिस्मती है, उसमें उनका जिस तरह से उन्होंने मैन्यूवर किया वो भी है। लेकिन जो कहते हैं ना कि आगे चल के देखे, आपने बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त शोर बहुत मच रहा है, इंतखाबात के से बहुत शोर मचा है, और उसके साथ साथ जो है ये मखसूस नशिस्तों का मामला आ गया, सदारती इंतखाबात का मामला आ गया, तो ये सब अपनी जगह। लेकिन देखना ये कि जब मुफाहमत की बात करते हैं तो उसके लिए क्या अमली इक़दाम उठाए जाते हैं और उसके लिए क्या मतलब है कि जो रूठे हुए लोग हैं उनको बनाने के लिए क्या किया जाता है। वो सियासी कुव्वतें जो समझती हैं कि जी उनको उनके हक से डिप्राइव किया गया, छीन लिया गया, उनको उनका जो लेजिटिमेट उनका जो वो है ग्राउंड उनको दिया जाता है, नहीं दिया जाता। ये चीजें बातें करने की तकरीर में और होती है और अमल करना कुछ और होता है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सियासत में जितनी पोलराइजेशन बढ़ी हुई है उसको मतलब पहली बात तो मेरे ख्याल में हर बेहोश शख्स ये कहेगा जिसको कम करने की जरूरत है। सियासी हिद्दत को कम करें खुदा के लिए, अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, और अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द गेम खेलें, आइन के मुताबिक बात करें, कानून के मुताबिक बात करें। लेकिन सेइंग दैट एक अमली सियासत के तकाजे होते हैं, उसमें गालिबन मतलब इतना आसान नहीं होगा कि पीटीआई जो कि एहतजाज के मूड में उसको दोबारा से मतलब है किस तरह से कूल डाउन करना, उसके बदले में क्या दिया जा सकता है। तो ज्यादा अंदेशा ये है, या बहुत सारे लोग इसको उम्मीद कहते हैं, बाद अंदेशा कहते हैं कि हो सकता है कि मतलब पीटीआई पे एक और मतलब एक नए राउंड की उसमें हो कि जहां पर उनके ऊपर जो मतलब है कि अगर वो मुजाहरा करते हैं सख्ती की बात हो के, और ये तो पीटीआई को देखना होगा कि हालत बिल्कुल इसमें मैं ऐड कर दूं, अगर सख्ती की बात आप कह रहे हैं ना कि कर रहे हैं, तो फिर यहाँ कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब को एज अ वजीर दाखिला लाया जा रहा है, सेनेटर बनाया जा रहा है वजीर दाखिला। तो ये एक कड़ी हमने देखी पंजाब के अंदर और दूसरी फिर हम मरकज में दोबारा से देखेंगे। ये सख्ती वाला एलिमेंट जो आपने मेंशन किया इस वक्त, जी वो उसका इम्कान है। उसमें फिर ये भी देखना है कि पीटीआई क्या करती है। पीटीआई जो है वो जो गलतियां आप देखिए ना, पीटीआई की एक मकबूलियत अपनी जगह होती है और हिकमत अमली अपनी जगह होती है। तो हमने ये देखा कि पीटीआई का जो बेसब्रापन था, बाद औक़ात वो चीजें जो उनको आसानी से मिल सकती थी, महाजराई से जरा से गुरेज करके सब्र करके उन्होंने अपने लिए हालात को बहुत ज्यादा पेचीदा और मुश्किल बना दिया। तो अगर वो उस रास्ते पे चलते हैं तो वो उसके लिए मजीद दिक्कत होगी, पाकिस्तान की रियासत के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो कैसे अपने इख्तियार को इस तरह से करें कि वो पुरअमन भी रहे, वो एप्पल कार्ड को अपसेट भी ना करे, तो ये तलवार की धार पे चलने के मुताबिक होगा। तो दोनों फरीकों की आखिरी जुमला कहूंगा, सबकी जिम्मेदारी, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी ज्यादा होती है इसको आंच को कम करने की, क्योंकि उनके पास इख्तियार भी है, उनके पास इक़्तिदार भी है। देखिए वो क्या करते हैं। बिल्कुल अब देखना है कि दूसरी जानिब से क्या रद्द अमल होता है। इम्तियाज आलम साहब, सर ये जो सख्ती वाला मामला हो गया, जो इलेक्शन की रात हमने देखा क्लियर कट मैंडेट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, फॉर्म 45-47 वाला मामला इंतहाई मजा का खेज, वो भी हम सारी चीजें हमारे सामने, ऊपर से मखसूस नशिस्तें ले ली गई। अगर मफाहमत की बातें करते हैं तो इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हैं पीपल्स पार्टी वाले, PMLN वाले, ऑपोजिशन को कूल डाउन करना था, उनकी नशिस्तें ना ली जाती। लेकिन यहाँ तो जलती पे तेल वाला मामला किया जाता है। तो आपको लग रहा है फिर आगे हालात और मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे क्या? मेरा ख्याल है कि ये सूरत हाल ज्यादा देर चलेगी नहीं, और ये जो काठ की हंडिया है ये जल्दी टूट सकती है। और ये कि ये चाहिए था, अगर आप चाह रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन हो तो ये पार्टियां इनकार कर देती कि हमें ये सीट्स नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है ये कौमी असेंबली की सीट की बुनियाद पर है। ये वो किसी पार्टी ने वोट कितने लिए हैं उस बुनियाद पर नहीं है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि बेहतर था कि वो सीटें ये ना लेते। इसी तरीके से ये है कि ये जो सियासी कैदी हैं, कम से कम उनकी जमानतें तो हो सकती हैं, भले आप वो केस अदालतों में चलाएं और कानून के हिसाब से चलाएं। लेकिन अगर ये आप जो है सख्ती की सूरत हाल जो बंदिश की है और दरवाजे बंद रखने की जो सूरत हाल है, इसे ज्यादा देर आप बरकरार नहीं रख सकते। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि या तो ये होगा कि हम बहुत ज्यादा अथॉरिटेरियन सिस्टम की तरफ जाएंगे, या हम कुछ इस सिस्टम के अंदर कुछ गुंजाइश पैदा करेंगे कि पीटीआई के लिए कुछ गुंजाइश बने, उनके लिए भी कुछ स्पेस क्रिएट हो।
اور وہ ہو سکتی ہے. اور اس میں بھلے پی ٹی آئی کتنے ہی غصے میں ہو, کم از کم حکومت جو ہے اپنے اقدامات سے ایک ایسی فضا بنانے کی راہ ہموار کر سکتی ہے کہ جس میں تحریک انصاف کے غصے میں کبھی واقع ہو سکتی ہے سبسٹینشلی. وہ کیسے ہو سکتی ہے سر, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا یہ مخصوص نشستیں, کل ہم رؤوف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وہ یہ فرما رہے تھے کہ ہم اب سپریم کورٹ فائنلی جا رہے ہیں, وہاں سے اگر ان کو یہ مل جاتی ہیں تو کیا غصہ کچھ ٹھنڈا ہو جائے گا, اور یہ فارم 45-47 والا ٹرائبونلز میں کیسز چلے گئے, وہاں کچھ انصاف ملتا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا؟ لیکن لگتا نہیں ہے, کیونکہ فیصلہ سازوں نے کچھ اور فیصلہ کر رکھے ہیں یہاں پہ. جی دیکھیں نا, میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اگر یہ جو 45 اور 47 فارم کا تنازع ہے, اس میں 8-10 بڑی سیٹوں پہ فیصلہ آ گیا, اور ثابت فار ایگزامپل اگر نواز شریف کی نشست پہ یہ بات ایسے آ گئی کہ وہ الیکشن ہار گئے تھے, یہ میں مثال دے رہا ہوں کسی اور بڑے لیڈر کی, لاہور سے بڑی سیٹ پر اگر وہ چیز سامنے آ گئی تو پورے انتخابی عمل پہ سوال اٹھ جائے گا, اور یہ بالکل بریک ڈاؤن ہو جائے گا. مورل بریک ڈاؤن تو پہلے بھی ہوا ہے, لیکن وہ تو بالکل جیسے کہتے ہیں نا تختہ ہو جائے گا بالکل پورے سسٹم کو کا, اس کی بنیاد اکھڑ جائے گی, اس کی سارا جو ملمہ سازی کی گئی ہے سب اکھڑ جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے زیادہ دور نظر نہیں آتا. یقیناً پی ٹی آئی کو لگا دیا گیا ہے ٹرائبونل کی ٹرک کی بتی کے پیچھے, لیکن وہ اگر 2-3 فیصلے بھی آ گئے, اور اب تو وہ فارم اپلوڈ کیے گئے ہیں, کچھ کے رہ گئے بھی ہیں, اگر وہ فارم آپ کمپیئر کریں گے اور اس کا تجزیہ ہوگا, اور ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے بھی آئے گا. بالکل سب نے دیکھے ہیں, اس سے بڑی خوفناک صورتحال ہے. بالکل 3 کو 13 بنا دیا گیا, 7 کو 8 بنا دیا گیا, ایسا مذاق کیا گیا پاکستان میں الیکشن کے ساتھ اور مینڈیٹ کے ساتھ. عامر زیاد سر, یہ سارے سین تو اگر ہم دیکھتے ہیں, اس وقت جو حکومت سازی ہو گئی, مریم کو پنجاب مل گیا, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے, زرداری صاحب پریزیڈنٹ بن گئے, بلوچستان میں سندھ میں ان کے حکومتیں آ گئیں, نواز شریف صاحب کہاں کھڑے ہیں سارے سین میں؟ دیکھیں نواز شریف صاحب کی پارٹی کی ماشاءاللہ حکومت ہے, ان کے برادر خود جو ہیں وزیر اعظم ہیں, ان کی صاحبزادی جو ہیں وزیر اعلیٰ ہیں, وہ خود جو ہیں قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, ان کے دونوں صاحبزادے وطن واپس آ رہے ہیں, ان پہ جو مقدمات ہیں وہ جتنا ہو سکتا ہے ان پہ ختم ہوئے, ان پہ بھی ہو جائیں گے. تو ان کے تو میرے خیال میں حسب منشا بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں. اب اور کیا وہ کھیلنے کو چاند مانگ رہے ہیں, کیا مانگ رہے ہیں مجھے نہیں پتا, اس کی وضاحت آپ کیجیے گا. بڑی دلچسپ اور منفرد صورتحال ہے آج. وہ یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں نا کہ پولیٹکس میں ایک اسٹرینج بیڈ فیلوز, تو ہمیں پتا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی دل سے کتنی قربتیں ہیں, اس پہ امتیاز صاحب بڑی اچھی روشنی ڈال سکتے ہیں. تو مجبوری کا سودا ہے ان کا, اور اس میں پھر ایم کیو ایم بھی آ کے بیٹھ جاتی ہے, دیگر جماعتیں بھی بیٹھی ہیں. تو ایک بڑی یونیک صورتحال ہے پاکستان کی. ہر جماعت, کیونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی ہے اور جناب پنجاب میں نون لیگ ہے اور مرکز میں مخلوط حکومت ہے, تو سب پہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ پرفارم کر کے دکھائیں اس مرتبہ. تو دباؤ ہوگا, دباؤ یہ ہوگا کہ ظاہر کہ جیسے کہ الیکشن پہ بہت شور مچا ہوا ہے, آپس میں رائیولری بھی ہے, سامنے ایک مضبوط مخالف بھی ہے, تو غالباً امید کرنی چاہیے, گمان کرنا چاہیے کہ جناب ہو سکتا ہے کہ اللہ میاں ایک ان کو عقل سلیم دے, اور اس کے بعد یہ کہیں کہ جی ہم نے جو کچھ کرنا تھا ماضی میں بہت کر لیا, اب واقعی ہم عوام کے لیے کام کریں گے, اور کوئی بدعنوانی, کوئی کرپشن, کوئی اقربا پروری نہیں کریں گے. لیکن جو ابھی تک سلیکشن ہوا ہے اس میں اقربا پروری مجھے نظر آ رہی ہے. تو ایک تو یہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے, چلیں پھر کرپشن نہ کریں, کم از کم آگے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں, اور جو اچھا پرفارم کرے. تو ایک تو یہ ان کے لیے ایک واحد راستہ ہوگا. لیکن اس سے پہلے آپ کو سیاسی حدت میں کمی کرنا ہے. سیاسی حدت میں کمی کرنے کے لیے کیا کریں گے, ایسے کیا آپ پی ٹی آئی کو آفر کریں گے؟ اور ذرا میں کہوں گا پی ٹی آئی کو بھی لچک دکھانی پڑے گی, ان کو چاہیے لچک دکھانا, کیونکہ جس طرح سے اگر سمجھتے ہیں احتجاج انہوں نے کر کے دیکھ لیا, 9 مئی ہو گیا, اس سے پہلے کی چیزیں ہو گئی, تو اس سے آپ نے دیکھا کہ انہی کا زیادہ نقصان ہوا ہے, اس کا جو ہے ان کے مقاصد حاصل نہیں ہوئے ہیں. تو اس میں ٹھیک ہے الیکشن میں ان کو ایک بوسٹر تو ملا ہے کہ جو ان کی 90 سے زیادہ نشستیں آئی ہیں ان کے پاس, لیکن یہاں پر اب ذرا سا سینئر مائنڈز کی ضرورت ہے کہ جہاں پر بیٹھ کے کہیں گفتگو ہو, اور سب کو جو اس کا حق ہے قدر جسہ ان کو ملنا چاہیے, سب کو ملنا چاہیے, اور اس پہ تاکہ پاکستان اس بحرانی کیفیت سے نکلے. ورنہ ابھی جو معاشی بحران ہمارے سامنے کھڑا ہے صاحبہ, اس کا اندازہ سوچ کے خوف آتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کن چیزوں پہ بات کر رہے ہیں. ہمارا پروگرام روز آپ بھی کرتی ہیں, ہم بھی کئی پروگرام میں شریک ہوتے ہیں,
تو ہمارے موضوع کیا ہے اور پاکستان کا مسئلہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، اور وہ اس کی طرف تو کوئی دیکھتا نہیں۔ سیاستدانوں کی بھی ترجیحات یہی ہیں جو ہم لوگ ٹی وی پہ بات کر رہے ہیں، بالکل تو اصل موضوعات پہ تو ان کی ترجیحات تو عامر صاحب دیکھ لینا، بدقسمتی سے یہاں یہ ہے کہ کسی کو بھائی کو، بھتیجے کو، بھانجے کو کیبنٹ کا حصہ بنا دے، کسی جماعت کو گورنر لگا دے، یہ ترجیحات ہیں۔ تو وہ بدقسمتی کے ساتھ، یہ ہماری پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ایسی ترجیحات ہمارے سیاستدانوں کی ہیں، حکمرانوں کی ہیں۔ امتیاز عالم صاحب یہ آپ کو لگ رہا ہے یہ کنٹرولڈ جمہوریت ہی رہے گی؟ آپ اوورآل اگر ہم اس کا سینیریو جو ہے اس کا جائزہ لیں، کیونکہ دونوں جماعتوں کو کچھ کہا گیا تھا کہ جی بھئی آپ آئیں حکومت میں اپنے سر پہ لیں ورنہ پھر معاملات کہیں اور جائیں، یہ کنٹرولڈ جمہوریت دیکھ رہے ہیں اگلے 3 4 5 سال؟ دیکھیں یہ تجربہ فیل ہو گیا، آپ اس تجربے کو دہرا کر کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ چلے گا یہی، چلایا یہی جا رہا ہے۔ اس میں سیاسی جماعتوں نے بہت زیادہ موقع پرستی کا مظاہرہ کیا ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی کو دفن کر دیا گیا ہے۔ یہ جو ایون پی ڈی ایف کا جو پروگرام تھا اسے بھی اس کی نفی کر دی گئی ہے۔ تو سیاستدانوں نے ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے بہت موقع پرستی کی دوڑ میں شامل ہوئے ہیں اور ان کے جمہوری کریڈینشلز بالکل کمپرومائز ہو گئے۔ اب پی ٹی آئی ہی صرف مزاحمت میں کھڑی ہے، لیکن کیا پی ٹی آئی اس مزاحمت میں کھڑی رہ کر جمہوریت کی اور آئین کی بالادستی کی طرف جائے گی، یا وہ بھی کوئی سمجھوتے کی راہ نکالنا چاہے گی؟ اب تو لوگوں کو اب ہم کیا کہیں کہ یہ تو ایک طرح کا ایک ٹورنامنٹ ایسا ہو گیا ہے کہ جب لوگوں کے رول اپنے رول مختلف لوگ پلے کرتے ہیں۔ آج نون لیگ اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑنے کی صورتحال میں کھڑی تھی، تو کل پی ٹی آئی کھڑی ہے اور پھر اس کی پوزیشن بدل جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری پلیٹ فارم جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، پورے طریقے سے چکنا چور ہوا ہے۔ اب دوبارہ سے بلڈ کرنا، اب یہ باتیں تو کر رہے ہیں، نیشنل ریکانسیلیشن کی بات بھی کی گئی ہے اور جمہوریت کا نیا میثاق لانے کی اور معیشت کی بات بھی ہو رہی ہے، لیکن اس کے لیے فضا بنائی جاتی ہے۔ اس میں ایک سٹیپ تو یہ ہے کہ آپ ضمانت پہ رہا ہونے دیں پی ٹی آئی کے سیاسی ورکرز کو، کیوں ایک سیاسی حکومت کے دور میں سیاسی قیدی ہو، اور جبکہ یہ سارے کیسز کی اب لیکن امتیاز صاحب آپ کو لگ نہیں رہا یہ سیاستدانوں کے بس میں ہوگا، حکمرانوں کے بس میں ہوگا ان سیاسی قیدیوں کو خود سے چھوڑیں؟ کیونکہ یہاں تو لڑائی اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان ہو سکتا ہے۔ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ بھی تو نہیں چاہتی نا کہ اسے سڑکوں پہ ہر وقت لوگ برا بھلا کہے، وہ بھی چاہیں گے کہ کچھ صورتحال سافن ہو، تو سافن تبھی ہوگی کہ آپ کم از کم 2-3 قدم تو اٹھا سکتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ سیاسی قیدیوں کی رہائی، جیسے میں نے کہا کہ خود عمران خان کے ساتھ جو آپ نے مقدمات کی بھرمار کی ہوئی ہے اسے روکیے، اور جہاں پہ ان کے کیسز میں انہیں ضمانتیں ملتی ہیں ہائی کورٹ سے یا ان کے کیسز ریویو ہوتے ہیں، وہ ہونے دیں، آپ اس میں کیوں رکاوٹ بنتے ہیں؟ بالکل۔ عامر صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ایک تو یہ جو تجویز دے رہے ہیں، رائے بھی دے رہے ہیں امتیاز عالم صاحب کہ سیاسی قیدیوں کو آپ سیاسی قیدیوں کے طور پہ نہ رکھیں، ان کو رہائی دی جانی چاہیے۔ مشاہد حسین سید صاحب نے بھی کل فلور آف دی ہاؤس میں سینٹ میں یہی فرمایا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ اگر آپ بات کر سکتے ہیں تو ایک سیاسی جماعت کے ساتھ بات کیوں نہیں کر سکتے، سیاسی قیدیوں کو رہا کریں؟ تو کیا یہ کر پائیں گے؟ نواز شریف کی جو پی ایم ایل این ہے ان کی حکومت وہ ایسا کر پائے گی؟ پیپلز پارٹی والے ایسا کر پائیں گے کیا؟ دیکھیے مشورہ تو اچھا ہے، اور میرے خیال میں جو آگے بڑھنے کا راستہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو ہیں بحران کو مزید بڑھائیں نہیں بلکہ تضاد کو حل کریں۔ اب اس میں کتنی یہ چھٹی دکھاتے ہیں یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اچھا بدقسمتی سے ہماری جب ہم کہتے ہیں بھی امتیاز صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جمہوری محاذ کی بات کی، انہوں نے کہا جمہوریت کی مزاحمت کی بات کی، مجھے سے لوگوں کا ہمیشہ یہ سوال رہا ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ عموماً اپنے مفادات کے لیے اس کو اس طرح سے پیش کرتی ہیں کہ وہ لگ یہ رہا ہوتا ہے کہ جی وہ عوام کی بات کریں، جمہوریت کی بات کر رہی ہیں، لیکن ان کا عوام دوست ایجنڈا ہوتا نہیں ہے۔ نون لیگ کا بھی دور آپ یاد کریں، ان کو شکوا تھا کہ جی مجھے کیوں نکالا اور ووٹ کو عزت دو، لیکن عوامی ایجنڈا کہاں تھا؟ کیا کوئی بات کرتا تھا کہ ہم لینڈ ریفارمز کریں گے؟ کوئی بات کرتا تھا کہ جی ہم مطلب مزدوروں کے حالات پہ کار بہتر کریں گے، کسانوں کے لیے کریں گے، تعلیم کو عام کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ پاپولیشن کا بم ہمارے یہاں پھیل رہا ہے، مطلب پڑ چکا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ کہیں پر آپ کو ایشو نظر نہیں آتا کہ آپ کہیں جی ٹینٹیٹیو یہ 10-12 ہمارے پوائنٹس ہیں جو مطالبے لے کے چل رہے ہیں،
اور وہ ہمیشہ ان کا ہوتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی, نیب کا کیس بن گیا, ہمیں جیل میں ڈال دیا. یہی آپ یاد کیے بیانیہ جو ہوتا تھا نون لیگ کا ہوتا تھا, اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوتا تھا, آج پی ٹی آئی کا. کسی کے ساتھ زیادتی کم ہوئی, کسی کے ساتھ زیادہ ہوئی, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن پرو پیپل ایجنڈا کہاں ہے وہ مجھے نظر نہیں آتا. وہ نہیں آئے گا. مطلب ٹھیک ہے جمہوریت کوئی انٹینجیبل چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو مطلب ہے کہ آپ کہیں کہ جی کوئی آسمانی ہے, کوئی مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. جمہوریت کا تو میں مطلب سمجھتا ہوں کوئی بات ہی کرے کہ جی موروثی سیاست ہمارے یہاں نہیں ہونی چاہیے. وہ تو ہے ہمارے یہاں مطلب ہے, اور ہے ہمارے یہاں ہے نا. کوئی بات کیوں نہیں کرتا کہ جی مڈل کلاس کے لوگ کیوں نہیں, ان کے لیے کوٹا مخصوص ہوتا, بالکل پیزنٹس کے لیے کیوں نہیں ہوتا, ورکرز کے لیے کیوں نہیں ہوتا. جیسے مخصوص نشستیں ہیں, 188 مخصوص نشستیں ہیں. بالکل وہ جو خواتین ایسی آتی ہیں, آپ کو لگتا ہوگا وہ انگوٹھا بھی شاید نہ لگا سکیں, 188 نشستیں ایسی بانٹ دی. مائنورٹی کی اور خواتین کی, مزدوروں کی بھی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ بڑی اشرافیہ کی جمہوریت ہے, جاگیرداروں کی, سرمایہ داروں کی جمہوریت ہے. آپ تو کوئی آدمی جس کے پاس پیسے نہ ہو الیکشن لڑ بھی نہیں سکتا. نہیں لڑ سکتا. ماں سوائے آپ چھوڑ دیں کہ ایم کیو ایم الیکشن لڑ لیتی, جماعت اسلامی لڑ لیتی, جو جہاں پہ مڈل کلاس کی تھوڑی بہت نمائندگی ہوتی, اس میں بھی پھر بات ہوتی کوئی ایتھنک پارٹی ہے, کوئی بہت ہی مذہبی پارٹی. لیکن مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کیا کریں گے, وہ کتنی جگہ دیتی ہے. ان کے لیے ورکر صرف بینر لگانے کے لیے اور ان کی بڑی گاڑیوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے, قربانیاں دینے کے لیے, یا قربانی دینے کے لیے, یا دعائیں مطلب جیتے وہ بھنگڑا وہ ڈالیں, مطلب کوئی اور ڈالے, ڈنڈے بھی بعد میں کھائے نا. مجھے تو بڑی جعلی قسم کی ہماری یہاں وہ ہے, اور اس کے بڑا تنقید جاتی ہے ہماری جماعتوں کے اوپر, جن میں خود جمہوریت نہیں ہے, جو جمہوریت کی نفی پہ کڑی ہے. ان کے مطلب کوئی جمہوریت کی بات ہی نہیں کرتا. ان کے سیاسی کارکن نہیں, مزارے ہیں. اور ان کے جو رہنما ہیں, جو خاندان اشرافیہ کو چھوڑ دیں آپ, تو باقی اگر آپ یس مین نہیں ہے اور یس وومن نہیں ہے تو آپ کی کوئی جگہ نہیں, کوئی جگہ نہیں. ٹرو, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. آخری بات کریں گے سر امتیاز عالم صاحب, آپ کو لگ رہا ہے, آپ پر امید ہے حالات بہتر ہو جائیں گے پاکستان کے, اور کیا واقعی انتشار رہے گا, پی ٹی آئی سڑکوں پہ ہوگی, احتجاج ہوگا, وزیر داخلہ ہوں گے محسن نقوی صاحب, تو کیا یہ نقشہ آپ کو لگ رہا ہے ہوپ فل رہیں گے حالات؟ دیکھیے, اگر یہ خیال ہے کسی کا کہ وہ شکنجہ کس کے اس ملک میں ایک آربیٹری سا یک طرفہ سا نظام لوگوں پہ مسلط کر کے حالات بہتر کر سکتے ہیں, میرا خیال ہے ان کی غلط فہمی زیادہ دور نہیں ہے, دور ہو جائے گی. بالکل بالکل. سیاسی سیٹلمنٹ کی ضرورت ہے, سیاسی ٹیمپریچر کم کرنے کی ضرورت ہے, اور میں بالکل عامر بھائی سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ پارٹیاں جو ہے ان کے پاس عوامی ایجنڈا کہیں نظر نہیں آتا. یہ ساری خانوادوں کی لڑائیاں ہیں اور پاور پالیٹکس کی لڑائیاں ہیں. عوامی ایجنڈا کہاں ہے جو یہ سوال اٹھا رہے ہیں, بالکل انہوں نے بجا سوال اٹھایا. بالکل, اور یہ عوامی ایجنڈا آپ دینا ہوگا, ورنہ لوگ نہیں چھوڑیں گے. اس بار جو جیسے سر لوگوں نے ووٹ سے بدلہ لیا, آئندہ بھی ایسے ہی ہوتا رہے گا. بہت بہت شکریہ عامر زیاد صاحب, امتیاز عالم صاحب, آپ دونوں مہمانوں. اسی نوٹ کے ساتھ کہ عوامی ایجنڈا تو دینا ہوگا, اور جمہوریت میں اگر آپ نے پرفارم نہ کیا تو پھر لوگ احتساب کرتے ہیں اپنے ووٹ کے ذریعے, اور اگر ووٹ دیتے ہیں تو پھر اس مینڈیٹ کا بھی احترام ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں, انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.